सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। इमरान खान साहब पाकिस्तान को किस सिमत ले जाना चाहते हैं? पाकिस्तान की इस वक्त सिमत ठीक है, 150 रुपए का $1, ये सिमत ठीक है क्या? इस सिमत के तहत हम डॉलर 170 रुपए, 180 रुपए और 200 रुपए की तरफ तो नहीं ले जा रहे। अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसमें $1 इक्वल टू 70 अफगानी रुपए है। नेपाल की जो करेंसी है 93 रुपीज़ पर डॉलर है। सूरत हाल जिस सिमत जा रही है उसमें गुर्बत में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। जो महंगाई का जिन है वो गरीबों के सर पर नाच रहा है, गरीब ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास अमीर सबके ही सर पर नाच रहा है। कोई उस जिन को पकड़कर बोतल में डालने के लिए तैयार नहीं है। कौम को, पूरी कौम को बांधकर IMF के सामने डाल दिया गया और अब IMF के गिद्ध कौम को नोच रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। इमरान खान साहब क्या फरमाते थे जब अपोजिशन में थे, क्या कहते थे, क्या उनकी सोच थी? आइए मैं आपको सुनवाता हूँ ज़रा इमरान खान क्या कहते थे। मैं ये कभी भी, अगर पाकिस्तान के इक़्तिदार में मैं बैठा हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ, कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे। और मैं आपको इंशाल्लाह ये साबित करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको सबको साबित करके दिखाऊंगा। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। ये मेरे कप्तान, मेरे वजीर आजम ना कभी भीख मांगेंगे। और ये भीख मांगने का अमल वो 22 साल के स्ट्रगल में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहते रहे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर एक बार नहीं कई बार सिविल नाफरमानी की बात की। उन्होंने आवाम से कहा कि टैक्स न दें, बिजली के बिल जमा न कराएं, ये टैक्स लेके बाहर भाग जाते हैं। क्या कहा था इमरान खान साहब ने, सुनिए जरा। IMF को कहेंगे आपने कर्जे दिए इनको, हम आपके कर्जे वापस, अब से कर्जे वापस नहीं करेंगे। मैं आज पाकिस्तान में कह रहा हूँ, कोई बिल ना दे बिजली का, गैस का, क्योंकि ये इनको मुफ्त है, ये कोई बिल नहीं देते। और कोई इनको टैक्स ना दे, ये सारे चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हैं। कोई अब टोल टैक्स ना दे, मोटरवे पे टैक्स ना दो आप, क्योंकि इनकी जो चीज हुकूमत रोक। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही लीडर एक वक्त के अंदर कहता है कि बिल ना दें, टैक्स ना दें, उसके बाद कहता है कि हम IMF का कर्ज नहीं देंगे, हम उसको कर्ज वापस नहीं करेंगे, उसके बाद वो कहता है कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, मैं भीख नहीं मांग सकता हूँ, मैं कौम का लीडर होकर उसके पास नहीं जा सकता। इमरान खान साहब के मुख्तलिफ दौर के अंदर, मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कौम परेशान है। समझ नहीं आ रहा मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। एक क्लिप और सुनवाना चाहता हूं मैं आपको, वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इमरान खान साहब एक पॉइंट ऑफ व्यू पे एक चीज़ पर क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, फिर वक्त आगे बढ़ता है तो उसी मामलात पे क्या कह रहे हैं, सुनिए। शर्म आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूँ, कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं। आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जिधर हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा, हमारी और भी 2 ममालिक से बात हो रही है और इंशाअल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें शर्म आती चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, अब हमें उम्मीद ये है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूँ, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे, हम हिंदुस्तान की गरीबों की मदद करेंगे। दोस्त ममालिक हैं, उनसे कर्जे लें और कम से कम हम IMF से कर्जा लें। अल्लाह का शुक्र है उसमें हम कामयाब हुए हैं। देखिए, जो कर्जा देता है ना, वो फिर आपकी आजादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। अब आपको कितना बुरा लगेगा
पता नहीं आपको बुरा लगेगा नहीं, मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं, कि कभी किसी मुल्क में जा रहा हूं पैसे मांगने। आपको किसी फिक्र बिल्कुल ना करें आप। लोग घबरा जाते हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया जी, रुपया गिर गया। कोई, मुझे भी शर्म आएगी और आपके लिए कितना बुरा होगा कि जब एक मुल्क का सरबरा पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज्जत चली जाती है। देखिए, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, लेकिन ये हमारा कसूर है, ये दुनिया का कसूर नहीं है। हम जो हाथ फैला के दुनिया के सामने पर। क्या सारी कौम की इज्जत चली गई? क्या IMF के सामने जब जाके हाथ फैलाए तो अब इमरान खान साहब की इज्जत नहीं रही, पूरी कौम की इज्जत भी चली गई है? हमारी सिमत क्या है? हम किस सिमत में, दुख के आलम में हैं, सही ट्रैक पर हैं, और कुछ अरसे के बाद क्या ये बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा? ये एक बड़े पेचीदा किस्म के बड़े सॉलिड सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। वो किसी भी मकातब फ़िक्र का हो, किसी भी ज़बान का बोलने वाला हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो इस वक्त ये सोच रहा है कि हमारी डायरेक्शन क्या है। यही आज का हमारा सवाल है। मेरे साथ दो बहुत अहम रिफॉर्मर्स हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छी उनकी नुक्ता नज़र रहती है। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं हारून ख्वाजा साहब, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून ख्वाजा साहब, माहिर माशियात भी हैं, रिफॉर्मर भी हैं, बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, और साथ ही पाकिस्तान के बिज़नेस टाइकॉन हैं, बड़ा नाम है, इलेक्शन लड़ते रहते हैं, मुकाबला करते रहते हैं, हर जगह पे मौजूद होते हैं। अयाज मेमन मोतीवाला साहब इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज मेमन साहब, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ। हमारी सिमत क्या है? हमारी डायरेक्शन ठीक है? इमरान खान साहब सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि सादगी होगी, मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मैंने गाड़ियाँ बेच दी, भैंसें बेच दी, सादगी होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे लोगों को ये लगे कि मैं बहुत ही अमीर हूँ और बहुत ही अमीर मुल्क के अंदर वज़ीर-ए-आज़म हूँ। मैंने बहुत सादगी की। क्या वो सादगी से, उनके सारी इस्लाहात से, उनके 100 डेज से, इन तमाम चीज़ों से जो 9 महीने गुजर गए, हमारी डायरेक्शन ठीक है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारी सिमत क्या है और डॉलर का मुस्तकबिल और फ्यूचर क्या है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ भाई कि पाकिस्तान की बका और सलामती में के मुस्तकबिल को अगर मैं देखता हूँ तो एज ए पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान को भी खुशहाल देखना चाहता था। इमरान खान साहब ने जितनी भी बातें इस हुकूमत से आने में पहले कहते थे, उन सब से आज ऐसा लग रहा है कि वो मुनहरिफ हो गए। और मैं आज इमरान खान साहब की जो हुकूमत के 9 माह देख रहा हूँ, तो मैं इस 9 माह को जब कंटेनर पर ले जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इमरान खान साहब की हुकूमत को 5 साल हो गए। जब वो कंटेनर पर थे 4 साल, तो वो डिनाई करते रहे कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं आपके लिए सही कर रहा हूँ। और जब वो इक़्तिदार में आ गए तो वो आज तक यही कह रहे हैं कि मैं आपके लिए सही कर रहा हूँ। आज डॉलर 150 रुपये का हो गया, और अगर मुझसे आप मेरा तज्ज़िया और तहकीक पूछते हैं तो हम तो दुनिया में तहकीक से दूर हो गए। इमरान खान साहब आज भी अपने आप को कैप्टन समझ रहे हैं। कैप्टन समझना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कैप्टन ये समझे कि मैं बगैर उस खिलाड़ी को जिसका तजर्बा में जाने बगैर उसको ग्राउंड में उतार दूं, तो पब्लिक में से अगर किसी को ला करके आप पिच पर खड़ा कर देंगे तो फिर आपको तकलीफ होती है। तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश और उनकी दिल की बात को मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन शायद वो कंटेनर पर इतने मसरूफ़ रहे तो उनको कान में आकर जिसने जो कहा उन्होंने उस वक्त वो अवाम से कह दिया, और आज अकेले में बैठ के वो अपने लोगों से बोलते तो ज़रूर होंगे कि यार तुम्ही ने मुझे फंसा दिया, तुमने मेरे कान में कहा, मैंने ऐलान कर दिया, आज तुम कह रहे हो वही करना ज़रूरी है। तो जो उनके लिए भी बात से तकलीफ़ है। और पाकिस्तानी कौम आने वाले वक्त में मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर 150 रुपये हम अपने रीजन को अगर देखते हैं भाई, तो मालदीव, बांग्लादेश, भारत, हमारे और अफ़गानिस्तान, हम इन सब से पीछे हो गए। और हमारा रुपया दुनिया में अब ये कहा जा रहा है कि वो एतबार के काबिल ही नहीं है। और आप फिर इंपोर्ट बेस्ड मुल्क हैं, एक्सपोर्ट आपके पास रहा नहीं है, फिर आप प्रोडक्शन बना नहीं रहे, आप मटेरियल इंपोर्ट करके प्रोडक्शन की असेंबली करके अपनों ही को बेच रहे हैं। फिर आपने सयाहत के शोबे को ख़त्म कर दिया, आपने PIA पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप रेलवे पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप आम आदमी के बुनियादी हुकूक पे बात नहीं कर रहे। आप वही बात कर रहे हैं जो IMF को पहले आप कहा करते थे कि ये आ जाएगा तो हम गुलाम हो जाएंगे। आज आपने गुलाम तो कर दिया, लेकिन गुलाम करने के लिए भी कोई डील अच्छी करते। आपने 6 अरब डॉलर के लिए पूरी कौम को 3 साल में जो मिलने हैं, और अभी वो अप्रूव नहीं हुआ, और जब तक वो साइन होगा कि आपके हमने अप्रूव कर दिए, उस वक्त तक जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं
कर्ज के तौर पर, और अगर उस वक्त 150 रुपए डॉलर हुआ तो वो तो ये कहेंगे सर जी ये आपके 6 अरब डॉलर में से जो हमारा इंटरेस्ट निकलता है 3 अरब डॉलर हम ले लेते हैं। कर रहे हैं आप, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। हारून ख्वाजा साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। हारून साहब, ये जो सिमत है पाकिस्तान की, आपने पिछली गवर्नमेंट को भी बहुत मशवरे दिए, आपके पास पाकिस्तान का 30 साल का प्लान है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपने काम किया हुआ है। आप अग्री करते हैं इमरान खान की स्ट्रेटजी से? बहुत क्लियरिटी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, IMF के साथ डील बेस्ट की है, UAE के साथ, चाइना के साथ, मलेशिया के साथ, सऊदी अरब के साथ, और हम बहुत जल्द जो है सारी क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे। सिर्फ ठीक है इमरान खान साहब? जी फैसल भाई, इसमें ऐसा है कि ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है कि एक लैक ऑफ डायरेक्शन है, प्लानिंग नहीं है और इनएक्सपीरियंस टीम है। तो अब मेरे ख्याल से हुआ ये कि क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था पहले चलाने का इस पार्टी को, तो वो जब हुकूमत में आए तो उनके ख्याल में ये था कि हुकूमत ब्यूरोक्रेसी चलाती है और इसी वजह से शायद सारे इनएक्सपीरियंस्ड वज़ीर वगैरह लगा दिए गए। और लेकिन जब कुछ महीने गुजरे तो उनको समझ में ये आना शुरू हुआ कि ब्यूरोक्रेसी तो हुकूमत चलाना दूर की बात, ब्यूरोक्रेसी तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। ब्यूरोक्रेसी ही तो वो वजह है जिसकी वजह से हुकूमतें नहीं चलती। तो मेरे ख्याल से ये अब उनको रियलाइजेशन हो रही है। अब आप देख रहे हैं टीम के अंदर भी चेंजेस हो रही हैं एंड आई होप आहिस्ता आहिस्ता कोई बेहतर टीम आए। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि प्लान भी कोई नहीं है, ये भी बड़ी ऑब्वियस सी बात है। सो प्लान नहीं है तो डायरेक्शन भी कोई नहीं। तो ऑल दिस असाइड आई थिंक ये तो हम सबको पता है कि ये दिस इज़ द सिचुएशन। जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बात वो ये है कि पाकिस्तान, आप यकीन करें कि इस खत्ते में स्पेशली पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि पिछले तकरीबन 3 डेकेड से 30-35 साल से पाकिस्तान को उसकी पोटेंशियल के ऊपर ग्रो करने का मौका नहीं मिला। जबकि जो साथ वाले मुल्क हैं वो अब आप देखें, चाइना 13%, 11%, 10%, अब वो आके 6% पे आए हैं। इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली 7-8% पे ग्रो कर रहा है। श्रीलंका ग्रो कर रहा है 7-8% के ऊपर। ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं, भूटान, बांग्लादेश, वो 8% ग्रोथ की तरफ जा रहा है। अफगानिस्तान आप यकीन करें तकरीबन 3 साल पहले वो 32% पे ग्रो कर रहा था। तो ये सब के सब ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ एक दरमियान में मुल्क है जिसको सप्रेस किया हुआ है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान पे बहुत रिसर्च की है, कि पाकिस्तान इज़ अ गोल्ड माइन, इट इज़ वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। जिस दिन हुकूमत के पास कोई प्लान आ गया और सही टीम आ गई तो आप देखिएगा कि ये एक्सप्लोर बिल्कुल तैयार है एक टेक ऑफ के लिए। उसकी मैं आपको फर्दर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ जी, कि आप समझें कि 100 में से 98 चीज़ें पाकिस्तान के पास ऐसी हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। वो दुनिया में बेस्ट जो ममालिक एमर्ज करने के लिए तैयार होते हैं, पाकिस्तान में 98% वो तैयारी मुकम्मल है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिसकी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। लेकिन मसला ये है कि सारी कौम सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं 2 चीज़ों के बारे में बात कर रही होती है, और वो एक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है और दूसरा आपका डॉलर का रेट है जी। अब आप मुझे खुद बताएं कि कोई ये नहीं बात करता कि इस सारे खत्ते के अंदर पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के पास 22 करोड़ लोग हैं, इसकी मार्केट बहुत ज़बरदस्त बड़ी मार्केट है, इसकी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट वो 33,000 के ऊपर आया हुआ है इंडेक्स। इसका पोटेंशियल अगर आप बाकी मार्केट्स के साथ देखें, ये तो 60-65 हज़ार के ऊपर होना चाहिए। तो पोटेंशियल आप देखें कितना ज़्यादा है। सो मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा ट्रेन का इंजन है जिसकी कैपेसिटी, जिसकी एबिलिटी है 400 मील फी घंटा चलने की, लेकिन वो चलता है 40 के ऊपर, और वो दहाइयों से 40 पे चल रहा है। और हम पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया है कि 40 पे ही चलता है। इस गवर्नमेंट ने आके उसको 20 पे कर दिया, लेकिन पोटेंशियल 400 है। सो हमें फोकस इस चीज़ पे करना है कि किस तरह से उस पोटेंशियल को हम एक्सप्लॉइट करें। सो इवेंचुअली ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वी जस्ट होप कि ये करंट गवर्नमेंट जो है वो एक प्लान उसके पास हो और एक टीम हो, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। वी आर रेडी टू टेक ऑफ। अच्छा, so, आपको गुड न्यूज़ देना चाहता था। पाकिस्तान में जो हुकूमत है उसके पास इस वक्त कोई प्लान भी नहीं है और कोई टीम भी नहीं है।
अयाज साहब, अगर पाकिस्तान के वो शख्स, वो वजीर आज़म जो 22 साल तक स्ट्रगल करते रहे, जिन्होंने कहा कि मैं बेस्ट टीम बनाता हूं और मैंने बेस्ट टीम बना के 92 का वर्ल्ड कप जितवाया और मेरी स्पेशलाइजेशन यही है कि मैं बेस्ट लोगों को इकट्ठा कर लेता हूं, ये बेस्ट टीम क्यों नहीं बना सके इमरान खान साहब अब तक? और वो जो उनके साथ 22 साल तक स्ट्रगल करते रहे, उन लोगों को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया, फॉलो ऑन हो गई उनकी टीम और उन्होंने हफीज़ शेख जैसे लोगों को और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं क्या नाम लूँ, उन तमाम लोगों को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया। वो कहाँ है उनकी स्पेशलाइजेशन? मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे कैप्टन थे और कैप्टन हैं, लेकिन ग्राउंड चेंज हो गया। इमरान खान साहब ग्राउंड में जब उतरते थे तो बाज़ जगह पे तो उनके मैंने ये भी अल्फाज सुने हैं कि जी कैप्टन टीम को जितवाता है और कैप्टन हरवाता है। जावेद मियादाद से लेके वकार यूनुस वो इतना ख़ास काम नहीं करते जितना कैप्टन करता है। अच्छा, जब कैप्टन को इक़्तिदार आला 22 करोड़ अवामुन्नास की मुस्तकबिल को हाथ में चाबी दे दी गई, तो इमरान खान साहब ने जिन लोगों को ये समझा था कि ये मेरा साथ दे सकते हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा जब हुकूमत हाथ में आई तो उन्होंने बहुत अच्छे उनको आइडियाज़ दिए जो इमरान खान साहब को किसी ने कहा होगा नहीं नहीं ये तुम्हें गलत बता रहा है। आज आप अगर देखते हैं तो इमरान खान साहब की टीम में 2 निज़ाम चल रहे हैं आज की तारीख में। एक तो इलेक्टेड मेंबर, आइनी पार्लिमानी निज़ाम, दूसरा अनइलेक्टेड मेंबर को अब वो ला रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए और लोगों के जहन में शको शुबात आ गया कि ये सदारती निज़ाम है। अब हम सदारती निज़ाम नहीं भी मानते हैं, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि अनइलेक्टेड लोगों को वो लिया है। तो वो हुकूमत में आने से पहले जितना वक्त उन्होंने स्ट्रगल 22 साल किया, अगर वो 22 दिन बैठकर खुद जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया की रिसर्च और दुनिया की तरक्की को देखते हुए ये पैमाना, ये रूट तय कर लेते कि हमें इस रूट पे जाना है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के बगैर अगर आप दुनिया को देखें, दुनिया ने तरक्की की तो वहाँ पर भी तो पोटेंशियल है ना। यानी किसी ने सयाहत में किसी ने एक्सपोर्ट में की, किसी ने बंदरगाह में की, किसी ने अपने इंटरनली री एक्सपोर्ट यानी दुबई री एक्सपोर्ट के लिए दुनिया के अंदर माना जाने लगा। तो इमरान खान साहब की नीयत अच्छी है, लेकिन ये भी तो गारंटी दें कि जब 5 साल तक हम उनको इसी तरह देखते रहे, और अल्लाह अव्वल तो बेहतर करे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर इनकी हुकूमत जाते वक्त पाकिस्तान में डॉलर 300 रुपये हुआ और ये जाते हुए भी यही कहेंगे कि पिछली हुकूमत है इसकी जिम्मेदार है, तो हम आवाम उस वक्त कहाँ खड़े हैं? 300 का हुआ। मैं आपको एक इफ्तिखार दुरानी साहब हैं जो कि स्पेशल असिस्टेंट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ रहे, उनका एक ट्वीट दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पर आप ट्वीट देखें। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर 64 रुपये से 96 रुपये तक डॉलर रहा, 32 रुपये का इजाफा। मुस्लिम लीग नून के दौर में 96 से उठकर 122 रुपये तक डॉलर बढ़ गया। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट जो पिछली थी वो 122 से लेकर 28 रुपये तक, 128 रुपये तक डॉलर को ले आई, 6 रुपये उसमें इजाफा हुआ। तो पीटीआई ने कौन सा ऐसा बुरा काम कर दिया कि 128 से उठा के 146 कह रहे हैं, आज ही का ट्वीट है ये, लेकिन आज 150 का डॉलर हो गया। तो वो कह रहे हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हारून भाई आप पाकिस्तान से बाहर भी बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो पहले भी होता रहा है, डॉलर बढ़ता रहा है। अगर हमारे दौर में थोड़ा सा डॉलर बढ़ गया तो ऐसी कौन सी बात है? नहीं, देखें, ये आप थियोरेटिकली अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो मतलब ये इसके ऊपर तो आपको पूरा प्रोग्राम चाहिए डिवैल्यूएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इस वक्त जो बात हो रही है कि सारे इकोनॉमिस्ट 99% इकोनॉमिस्ट एक तरफ हो गए, वो कह रहे हैं कि जी रुपये को फ्री फ्लोट करना चाहिए, और कोई 1% जो है वो कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। इस पर पूरी डिबेट चाहिए। लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर, फॉर इंस्टेंस लेमैन के लिए, आम आवाम के समझने के लिए, कि आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है, आपने IMF से साइन किया है एग्रीमेंट, और वो कह रहे हैं कि जी आप अपना डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करें, और वो वाला फिस्कल डेफिसिट जो कि आप डेट सर्विसिंग को निकाल दें, जो बाकी बच जाता है जिसमें आपकी गवर्नमेंट की रनिंग है और डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उसको कंट्रोल करें, उसको कम करें। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर आप ज़्यादा उसको मत छेड़ें। सो वो ले दे के, इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि डिफेंस स्पेंडिंग कम करें। अब मुझे आप बताइए कि डिफेंस में आपके स्पेयर पार्ट्स आने हैं, आपकी बहुत सी इंपोर्टेड मशीन इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, जहाज़ हैं, टैंक हैं। अब मुझे आप बताइए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि डिफेंस को कम करें, ऊपर से डिवैल्यूएशन हो जाए, तो ये किस तरह से आप, साथ आपका इंडिया खड़ा है, वो आपको हर रोज़ जो है वो आपको हाई अलर्ट के ऊपर उसने रखा हुआ है, तो ये तो डबल दोनों तरफ से आपको स्क्वीज़ करने का कहा जा रहा है। तो ये कहना कि जी डॉलर जितना मर्जी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल बजा बात नहीं है।
यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है कि डॉलर देखें, अगर मैं बार बार प्रोग्राम्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अमेरिका की इन्फ्लेशन रेट 8% है, अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट 2% है, पाकिस्तान में 8% है, तो वो एडजस्टमेंट 6% की होनी चाहिए, ये तो समझ आती है। लेकिन ये समझ नहीं आती है कि ये एक बैठे बैठे आप शाम को जब था डॉलर वो 140 रुपए का था, सुबह उठे हैं तो 150 का हो गया। भाई इकॉनमी इस तरह से तो नहीं चलती, आप इकॉनमी को इस तरह से तो नहीं झंझोड़ सकते। सो उसको ट्रांजिशन करना चाहिए एक स्लो पेस की तरफ, और उतना करना चाहिए जितनी उसकी जरूरत है। ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उनकी गवर्नेंस मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने एक नोटिस लिया, नोटिस ये था कि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में 500% तक इजाफा हुआ। उन्होंने फौरी तौर पर जो वफाकी वजीर थे कियानी साहब, उनको फारिग किया और अहकाम दिए कि 72 घंटे के अंदर अद्वियात की कीमतें वापस लाई जाएँ। अब 2000 घंटे हो गए, इमरान खान साहब के अहकाम पर अमल दरामद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इस पर हम बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर इमरान खान साहब मुसलसल ये कहते रहे कि मेरी बेस्ट गवर्नेंस होगी। मैं ब्रेक से पहले आपको ये कह रहा था कि पाकिस्तान में इस मौजूदा दौर में फौरी तौर पर हुआ ये कि अद्वियात की कीमतों में 500% तक इजाफा हो गया। उसके बाद इमरान खान साहब को बताया गया, इमरान खान साहब ने फ़ौरन एक्शन लिया, अपने वफाकी वज़ीर सेहत को कियानी साहब को फारिग कर दिया और अहकाम दिए कि 72 घंटे के अंदर फौरी तौर पर ये अद्वियात की कीमतें जो हैं वो वापस कर ली जाएं। अब 2000 घंटे गुजर गए हैं, 2000 घंटे गुजर गए, इमरान खान साहब की बात को कोई नहीं सुन रहा। लोग कह रहे हैं ये कैसा वज़ीर आज़म है, ये कैसी गवर्नेंस है, ये कैसी मैनेजमेंट है कि जो आम लोगों का मसला है अद्वियात जिसमें हर पाकिस्तानी को उसकी ज़रूरत है, 500% इजाफे के बाद इसको वापस क्यों नहीं लिया जा रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात कोई नहीं मान रहा है। 2000 घंटे गुजर चुके हैं, कैसी गवर्नेंस है। लोग कहते हैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नेंस बेहतर थी, मियाँ साहब की हुकूमत बेहतर थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बेहतर थी, इमरान खान साहब की हुकूमत में उनके कहे हुए अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अयाज भाई, इमरान खान साहब के फैसलों पे, उनके अहकामात पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मान रही है, उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, उनके वज़रा की बात नहीं मानी जा रही, कुछ नहीं हो रहा। जो नए वजीर बनाए हैं उन्होंने ऑडिट के अहकामात नहीं दिए हैं, और जब कोई ऐसे फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो वज़ीर आज़म के रिट कहाँ खड़ी होती? फैसल भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही, और इमरान खान साहब की इस जो उन्होंने हुक्म दिया उस पर तामील का ना होना, ब्यूरोक्रेसी का अमल ना करना इस बात की तरफ इशारा करता है। या ऐसा हो सकता है कि उन्हें जिस दौर में नौकरियां दी गई थी वो उसी दौर की सियासी हुक्मरानों के आज भी मुलाजिम हैं, क्योंकि किसी भी मुआशरे में ब्यूरोक्रेसी अगर हाकिम वक्त वज़ीर आज़म साहब के ऑर्डर को ना माने और ऑर्डर को मान लिया भी अगर जाए, तो इमरान खान साहब को ये जानकर भी खुशी होगी कि ये भी साथ में कहा गया था कि जी जो अदविया साज कंपनीज आज तक कीमत बढ़ा करके पैसे ले चुकी हैं वो भी अवामी पैसा वापस लिया जाएगा। लेकिन ताज्जुब आपको ये होगा कि लिया तो जाएगा लेकिन उसे ख़जाने में जमा किया जाएगा, ये नहीं कहा गया कि उसे आवाम को वापस लौटाया जाएगा। चलें, देर है दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान में ये आपको बात कहूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है खुद को बहुत अक्लमंद समझती है। तो ब्यूरोक्रेसी से मैं ये कहूँगा हमें आपकी अक्लमंदी और तालीम और एजुकेशन पर शक नहीं है, लेकिन इतनी तालीम और अक्लमंदी के बावजूद भी पाकिस्तान का किसी शोबे में तरक्की ना करना ये सवालिया निशान है। और आज अवामुन्नास, आप यकीन कीजिए, सड़क के ऊपर जो शख्स 10 रुपए की दवा ना लेने के काबिल बचे और वो इस वजह से मेडिकल स्टोर से वापस आ जाए कि मेरे जेब में दवा खरीदने की सकत नहीं है, तो उस मुआशरे में अगर आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान को खुशहाल, पाकिस्तान के ख्वाब तो दिखा रहे हैं, लेकिन फैसल भाई आपने अभी एक सवाल किया कि मुझे उम्मीद कैसे नजर आए आम आवाम की नज़र में कि वो ये कहें कि आज तकलीफ उठा लेते हैं, आने वाले वक्त में उम्मीद की तरफ चलते हैं, उम्मीद की तरफ चलते हैं, उम्मीद की तरफ चलते हैं। मैं हारून ख्वाजा साहब से यही बात करूंगा कि अगर किसी वजीर आजम के फैसले पर अमल दरामद ना हो और वह अवामी मसले के हल के लिए हो और वो बात ये करे कि मदीने की रियासत बनाऊंगा जहां पर कुत्ता भी भूखा नहीं सोएगा, उस वजीर आजम की बात ना सुनी जाए, उस वजीर आजम की बात को एक कान से सुन के ब्यूरोक्रेसी दूसरे कान से निकाल दे, ये कोई साजिश तो नहीं हुई इमरान खान के खिलाफ कि ब्यूरोक्रेसी हमदर्द है मुस्लिम लीग नून की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और उनकी लीडरान प्रॉब्लम में है तो उन्होंने अपने डोरे खींची हुई और ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही इमरान खान साहब के कहने पर? ख्वाजा साहब, ऐसा तो नहीं है कहीं?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर रेड टेप होती है, और वो सारी दुनिया के ममालिक 1979 में 1979 में प्रेसिडेंट रेगन ने जब टेक ओवर किया यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को, तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में आके कहा कि गवर्नमेंट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट इज़ द प्रॉब्लम। यानी कि 1979 में उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो हमारे मसाइल का हल नहीं है, बल्कि हुकूमत खुद एक मसला है। ये उन ममालिक ने उस वक्त रियलाइज़ कर लिया था आज से 40 साल पहले कि ये एक नया मॉडर्न दौर आ रहा है और गवर्नमेंट्स को श्रिंक होने की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसीज़ को चेंज किया। हम तो अभी तक वो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी के अंदर फंसे हुए हैं। पर लेकिन आपके पॉइंट जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये है कि देखें, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी जो है वो एक नेशनल हीरो हैं। आप पॉलिटिक्स असाइड, वो नेशनल हीरो हैं, क्रिकेट के लेजेंड हैं, वो दुनिया भर में लेजेंड हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद शौकत खानम बनाया, नमल यूनिवर्सिटी वगैरह बनाई। तो कौम जो है वो इमरान खान साहब को पॉलिटिक्स असाइड एक आइकॉन की तरह उसको जानती है और एक्सेप्ट करती है। तो वो क्राउड पुलर हैं, वो अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, लोग उनकी बात भी सुनते हैं। मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटमेंट जो है वो इमरान खान साहब की टीम के साथ है। इमरान खान साहब की टीम ने उनको भी और सारी कौम को डिसअपॉइंट किया है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं इसका क्या मतलब है जी। 1992 में आप सोचें जब वर्ल्ड कप का था, वो पाकिस्तान जो जीता था, उसमें वो क्यों जीता? एक तो लीडरशिप थी, लेकिन लीडर अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, वो वर्ल्ड कप जीता जा सकता था अगर इंजमाम और वसीम अकरम ना होते? तो मैं ये पूछता हूँ कि आज की टीम के इंजमाम और वसीम अकरम कहाँ हैं? सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ, मैं पहले भी प्रोग्राम के शुरू में भी बात की है कि प्लान भी नहीं है और टीम भी नहीं है। एक फाइनल बात मैं आपको एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं साथ साथ गुड न्यूज़ भी देना चाह रहा हूँ। इस वक्त माहौल ख़राब हुआ है, एवरीबडी इज़ डिप्रेस्ड। तो अब वो आपको पता है, मैं बार बार आपके साथ भी दूसरे प्रोग्राम्स में भी पाकिस्तान प्लान की बात करता हूँ। तो पाकिस्तान प्लान के 14 नुकात हैं, यानी कि करने को बहुत सी सैकड़ों चीज़ें, लेकिन अगर ये 14 कर लें तो सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन फैसल भाई, उसके जो 4 फर्स्ट स्टेप्स हैं, फर्स्ट 4 स्टेप्स, आप यकीन करें कि उसके ऊपर ज़ीरो कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको 6% 6% ग्रोथ मिलेगी। और वो स्टेप में से सबसे पहला स्टेप है सिविल सर्विस रिफॉर्म। ये जो अभी ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, जब तक आप सिविल सर्विस रिफॉर्म नहीं करेंगे और मीनिंगफुल सिविल सर्विस रिफॉर्म, ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर अब देखें ना, इमरान खान साहब की टीम में अगर वो उन रिफॉर्म्स के हेड को एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट को बना दिया जाता है, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं? उन्होंने तो ठीक नहीं करना। ये तो कोई बाहर से आके, कोई नई सोच वाला, जिसको पता है दुनिया में कैसे काम कर रही है ब्यूरोक्रेसी, वो करेगा बंदा आके। इसी तरह पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उसको कंट्रोल करना, इसके अंदर कोई पैसे लगने की ज़रूरत नहीं। जो एग्जिस्टिंग आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी को यूज़ करके ठीक किया जा सकता है। उसके बाद एक्सेस टू जस्टिस, लोग, आपको पता है उनकी जनरेशन गुजर जाती हैं कोर्ट्स के अंदर चक्कर लगाते हुए। वी हैव अ वंडरफुल ब्यूरोक्रेसी, वी हैव अ वंडरफुल जुडिशरी राइट नाउ, जिसको अगर हम सपोर्ट करें तो इधर से बहुत हमें ग्रोथ मिल सकती है। और फाइनली टू रीराइट पाकिस्तान बजट, पाकिस्तान का बजट जो है वो आप यकीन करें लीग ऑफ नेशंस 1940 की दहाई से वही वाला डॉक्यूमेंट चलता आ रहा है। इसको चेंज करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अकाउंटिंग सिस्टम्स चेंज करने की ज़रूरत है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे जाना चाहिए वगैरह। 6% ग्रोथ आपको बगैर पैसा खर्च किए। तो कहाँ है वो वसीम अकरम और इंजमाम जो जाके प्राइम मिनिस्टर को बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन तजावीज़ के ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। और ये जो प्लान पाकिस्तान है, ये हारून ख्वाजा साहब ने कई दफ़ा डिस्कस किया है। इमरान खान साहब तक जो लोग बातें पहुंचाते हैं, उन्हें पहुंचाना चाहिए कि हारून ख्वाजा साहब के पास एक पूरा डॉक्यूमेंट है, रिसर्च के साथ है, उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। जब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के लिए हेल्प आउट करते रहे एडवाइज़र की सूरत में, तो इमरान खान साहब को भी कर सकते हैं। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो काबीना के लोग हैं अपने साथ रखे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के भी 1-2 लोग अपने साथ रखे हैं, वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी मरहला है। अयाज मेमन साहब, ये सोने की कीमतों में इजाफा हो जाता है, कल बहुत इजाफा हो गया, आज कम हो गया, ये क्या चक्कर है? इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अप एंड डाउन होता है क्योंकि आप मोती वाला हैं, मोती वाला, अयाज मोती वाला, आप सुनार हैं, आपके पास गोल्ड है बहुत, तो ये चक्कर क्या, आम आदमी को बताइए।
आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि बाज़ मैंने प्रोग्राम में हुकूमती जो इनकी टीम के लोग हैं वो आकर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में डॉलर का रुपए से कोई लेना देना ही नहीं है, जितना भी गिर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी मिसाल ये 2 दिन में मैं दे देता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम पर क्या फ़र्क पड़ता है। बताइए। कल इंटरनेशनल मार्केट में $1295 पर ऑन्स से सोना सस्ता इंटरनेशनल मार्केट में हुआ 1285 पर क्लोज, यानी $10 पर ऑन्स दुनिया में सोने में कमी हुई। लेकिन कल ही के दिन में पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू हुआ, तो पाकिस्तान में सोना कल ही के दिन में 400 रुपये तोला महंगा हो गया। आज भी पाकिस्तान का रुपया मजबूत नहीं हुआ या पाकिस्तान के रुपए में कोई अच्छाई नहीं आई। आज तो सुन रहे हैं कि 150 रुपए के करीब डॉलर जो है वो आ चुका है, लेकिन आज भी इंटरनेशनल मार्केट में सोना पर ऑन्स डॉलर में कम हुआ है, जिसकी वजह से 800 रुपये तोला के करीब फ़र्क आया है। तो फैसल भाई, हमें उम्मीद इस पे रखनी चाहिए कि हमारा वज़ीर आज़म बहुत अच्छा है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को अपनी टीम पर ये नज़र रखनी चाहिए कि पाकिस्तान इंपोर्ट बेस्ड मुल्क है, और इस टीम, जैसे अभी हारून रशीद साहब ने कहा कि ये वो हीरे हैं पाकिस्तान के पास, हारून ख्वाजा साहब के अगर हमारे इमरान खान साहब इन्हीं की खिदमात को अपने नज़रिए में और समझ में शामिल कर लें तो पाकिस्तान, आई होप 1 साल का अरसा चाहिए, हमारी सोने की इंडस्ट्री में भी अगर ये थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान दुनिया का वो खूबसूरत तरीन मुल्क के साथ साथ मिनरल्स में वो खूबसूरत मुल्क है और कुदरती वसाइल में जहाँ पर सोना हमारे मुल्क में भी मौजूद है। अगर उस पर भी थोड़ा गौर दे दे तो बहुत बहुत शुक्रिया अयाज मोतीवाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हारून ख्वाजा साहब, बहुत अच्छी तजावीज़ दी। और पूरी कौम मानती है, जानती है कि इमरान खान साहब बहुत मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लोगों ने उनको सराहा, वज़ीर आज़म बनाया। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त इंजीनियर, बहुत ईमानदार इंजीनियर जो कि बहुत शानदार बिल्डिंगें बनाता हो, बहुत खूबसूरत क्रेन चलाता हो, बेहतरीन सामान से बिल्डिंगें बनाता हो, अगर उसको ये कह दिया जाए कि आपने इस कौम की दांत में दर्द है और रूट कैनाल करनी है, तो वो ईमानदार इंजीनियर अपने पाने क्रेने लेकर अगर दांत में घुस जाएगा, अपनी ईमानदारी से काम करेगा, तो क्या वो कौम का दांत तब्दील कर देगा? क्या कौम क्या ये दांत है उसका रूट कैनाल कर लेगा? तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ मरहला यही है कि स्पेशलाइजेशन की कमी है, टीम वीक है, बेहतरीन समझदार ईमानदार वज़ीर आज़म है, इंजीनियर है, कौम की दांत में दर्द है, वो अपने पाने लेके उतरा हुआ है दाढ़ को ठीक करने के लिए, और कौम चिल्ला रही है, चीख रही है। अब कौन उन्हें समझाए कि एक स्पेशलिस्ट आदमी चाहिए जो दांत का इलाज कर सकता हो, जो दांत का इलाज करने के लिए वही महारत रखे जिससे आवाम को वो दर्द तकलीफ ना हो और उसके दांत का दर्द ठीक हो जाए। प्रोग्राम मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल एक ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।